एक लड़का अपनी रात रंगीन करने के लिए रेड लाइट एरिया यानी कोठे पर जाता है। वह कोठे की मालकिन से बोलता है मुझे एक लड़की चाहिए। तब वह मालकिन बोलती हैं कि बताओ तुम्हें किस प्रकार की लड़की चाहिए। हमारे पास 40 से 50 अलग अलग सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तब वह लड़का बोलता है कि सभी लड़कियों को एक साथ दिखाओ, जो लड़की हमको पसंद आएगी उसके साथ हम रंगीन पल बिताएंगे। यह बात सुनकर मालकिन सुजीता वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर देती है और बोलती है कि आपको इसमें से जो लड़की पसंद हो उसके साथ जा सकते हो। उस 40-50 लड़कियों में एक भी लड़की उसको पसंद नहीं आती है। तब वह लड़का मालकिन से बोलता है कि इसमें से कोई लड़की हमको पसंद नहीं आई, कोई न्यू आइटम हो तो बताओ। तभी उसके वहाँ याद आता है कि एक न्यू लड़की आई है, उसको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और मालकिन उस लड़की को बुलाती है और उस लड़के के सामने खड़ा कर देती है। तभी वह लड़का जो होता है उसको देखते ही रह गए। उसके चेहरे पर उदासी और पसीने छूटने लगे। हालांकि उसका नाम मुन्नी था। फिर उसका जो मूड में वही मालकिन से कहता है कि यह लड़की मुझको पसंद है। इतना कहकर उस लड़की को लेकर एक कमरे में चला जाता है। फिर मुन्नी की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उस लड़की के आंखें झुक जाती हैं। उसके बाद लड़का उसको देखकर रोने लगता है और आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि वह मुन्नी और कोई और नहीं थी, उस लड़के की पत्नी थी जिससे शादी बहुत पहले कर चुका था। अब जानना यह है कि मुन्नी दलदल में कैसे फंसी और उसकी क्या मजबूरी थी, उस लड़की के साथ क्या होगा और वह लड़की कोठे पर कैसे पहुंची। यह सब जानने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। दोस्तों चलिए इस कहानी का आपको विस्तार से समझाते हैं। यह घटना बिहार के जिला पटना की है। राम बाबू को पटना में एक मुन्नी लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों 2 साल के बाद शादी कर लेते हैं। हालांकि राम बाबू और लड़की दोनों अच्छे पढ़े लिखे संस्कारी लोग थे। उन लोगों में कोई जॉब नहीं कर रहा था, तो शादी होने के बाद उनके पास कुछ पैसे की कमी होने लगती है। तभी राम बाबू एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे अब कोई जॉब करना पड़ेगा। फिर वह जॉब की तलाश में शहर जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों में इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं और इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे अपने घर वापस आ जाता है। फिर एक दिन उसको एक कंपनी से फ़ोन आता है और कंपनी वाले बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इस बात को सुनकर राम बाबू खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह अपने पत्नी से जाके बोलता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे एक कंपनी में बहुत बड़ा पैकेज मिला है, अभी बेंगलुरु में कंपनी है, हम लोग के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। पत्नी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसकी भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिन के बाद वह बेंगलुरु चला जाता है। 20-25 दिन के बाद अपनी पत्नी के पास फ़ोन करके कहता है कि मुन्नी बेंगलोर घूमेगी। मुझे जैसे ही इस बात को सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है, क्योंकि वह पहले कई बार शहर घूमने का मौका उसको नहीं मिल रहा था। इसके बाद वो सुनती है तो उसको खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। बोलती है बिल्कुल घूमेंगे बेंगलुरु, जो सिर्फ वो हम टीवी पे देखते हैं और सिर्फ अखबार में पढ़ा करते हैं, हम अपनी आंखों से देखेंगे। फिर मुन्नी जो होती है बेंगलुरु जाने का सपना जो था कहीं न कहीं अब उसका साकार होते दिख रहा था। फिर वह 20 मार्च को उसका मुन्नी का जो टिकट होता है राम बाबू बुक कर देता है। 20 मार्च को बेंगलुरु जाने के लिए वहाँ से ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन वहाँ से खुलती है, अपने सास ससुर के एक बार फ़ोन करके कहती है, हालचाल पूछती है। इसके बाद फिर दोबारा कॉल अपने पति के पास करती है और बोलती है कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं। और उसका राम बाबू पति जो होता है वो बताता है कि यहाँ पे आराम से आओ और जब बेंगलुरु पहुँच जाओ तुम्हें रिसीव करने के लिए मैं रेलवे स्टेशन आ जाऊँगा। फिर उसका सफ़र वहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख्वाबों में का उड़ान भरती है। पटना से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन तेज़ रफ्तार से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी और पूरे यहाँ पे 1500 किलोमीटर का लंबा सफ़र। इस दौरान वो कई बार अपने पति राम बाबू को फ़ोन करती रहती थी और हर बार अपनी लोकेशन बताती रहती थी कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। अपनी खुशी का जो जाहिर करती थी। बेंगलोर जाने का जो सपना होता है उसका जब सिर्फ उसको ख्यालों में था, अब वह सच होने वाला था। उसके साथ चेहरे पे साफ साफ खुशी झलक रही थी। मन ही मन बेंगलोर के बारे में सोच रही थी कि कैसा होगा शहर, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं करती थी कि जब ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती थी तो उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती थी। वह राम बाबू से कहती थी कि बस
अब कुछ घंटे देर बाद बेंगलुरु करीब आ रहा है। उसकी आवाज़ में खुशी साफ सुनाई देती थी। बेंगलुरु पहुंचकर सिर्फ शहर घूमने का ही नहीं बल्कि अपने पति के साथ वक्त बिताने का भी उत्साहित उसके पल में गिनती चल रही थी। यह सोचकर वह बेंगलोर के शहर के कोने कोने देखेगी, सड़क बाजार, वहाँ का जो छोटी बातों को राम बाबू के साथ बिताएगी, हर पल को खास बना दूंगी, यह सोचती रहती थी। अब कुछ घंटे की बाद सफ़र वो उसका पड़ाव थोड़ा करीब पहुंच चुका होता है और सपने के जो शहर होता है बेंगलोर जो उसके ख्वाबे में था उसकी हकीकत में बनने जा रहा था। फ़ोन पर बातचीत करते दौरान यह सारी डिस्कशन अपने पति से करती थी। जब 1200 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है तब उसके नज़र अपने सामने वाले बर्थ पे पड़ती है। वहाँ पे दो पुरुष बैठे होते हैं, आपस में बातचीत करते रहते। उसी में से एक आदमी मुन्नी के पास आता है। मुन्नी से कहता है कि मुझे लग रहा है बहन जी आप पहली बार ट्रेन में बैठी हैं, क्या आपका एक्साइटमेंट यहाँ पे बता रहा है कहीं ना कहीं आप पहली बार ट्रेन में बैठी है? तो मुन्नी इस बात पे कहती है कि नहीं, मैं कई बार यहाँ पे यात्रा कर चुकी हूँ और यहाँ पे जो होता है हमारे लिए खुशियों का बात है कि हम बेंगलोर जा रहे हैं पहली बार पटना से, तो उससे बड़ी खुशी का बात हमें यहाँ पे यह है पहली बार मैं अकेली जा रही हूँ। जैसे ये बात को आदमी सुनता है तो वो सोचने लगता है कि मुन्नी सफ़र के लिए दौरान नियमित रूप से अपने घर वाले और पति राम बाबू को फ़ोन पर अपडेट देती रहती थी और हर थोड़ी देर में बताती रहती है कि ट्रेन कहाँ पे पहुँच रही है और कैसे है। बातचीत के दौरान राम बाबू बार बार उससे समझाता था, देखो मुन्नी, रास्ते में कोई खाने की चीज़ किसी से लेना देना मत, ट्रेन अनजान लोगों से यहाँ पे कुछ खाना पीना ठीक नहीं होता है। और मुन्नी भी उसके बातों के ध्यान से सुनती थी, हर बार जवाब देती थी कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं खाऊंगी, अब चिंता मत करो, कुछ नहीं लूँगी। लेकिन जब राम बाबू की यह फिक्र थी क्योंकि मुन्नी पहली बार अकेले लंबा ट्रेन यात्रा कर रही थी, राम बाबू फिर से कहा, देखो मुन्नी, सफ़र लंबा है, जो भी खाना पीना होगा घर से लाई हो वही चीज़ों को खाना है, सिर्फ ट्रेन से मिलने वाले सामान को खरीद कर खाना है, बाकी लोग से दूर रहना है। लेकिन राम बाबू की चिंता जायज़ थी, लेकिन अकेले सफ़र जो पत्नी सुरक्षा और आराम से उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुन्नी उसकी बातों से को ध्यान से सुनती रहती थी और हर बार उसकी फिक्र को हंसी में उड़ा देती थी। लेकिन जो होता है ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मुन्नी जो होती है जो अपने घर से खाना लेकर आई थी, अब खाने का समय देखकर बैग से खाना निकाल लेती है और खाने के लिए उसके नज़र सामने वाले बैठे उन दोनों आदमियों पर पड़ी जो आपस में बातचीत कर रहे थे। एक सहज इंसान स्वभाव के तहत मुन्नी ने खाने से पहले उसके ओर मुस्कुराते हुए पूछा, भैया आप लोग भी खा लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे उसकी बात सुनकर दोनों आदमी पहले से चौंके लेकिन तुरंत सहमत हो गए क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अरे क्यों नहीं बहन जी, आपका दिया हुआ खाना ज़रूर खा लेंगे। मुन्नी अपने डिब्बे से थोड़ा खाना निकालती है और निकाल के दोनों आदमी को दे देती है और वो लोग बड़े तसल्ली से खाना खाने लगे। मुन्नी जो होती है बहन जी बताते हैं आपको, सफ़र यहाँ पे सच में यादगार बन रहा था उसका और वहाँ पे जो बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों उसके मीठी मीठी बातों कर रहे थे और ताकि उसको इन लोगों पर किसी प्रकार का संदेह न हो। मुन्नी ने हंसते हुए कहा, अरे सफ़र में बैठे हुए लोग भी परिवार के जैसे होते हैं, खाना तो साथ में बांट कर खाना चाहिए। उन दोनों ने खाना खाकर मुन्नी को धन्यवाद दिया। ट्रेन बेंगलुरु से महज 50 किलोमीटर दूरी थी और मुन्नी के चेहरे पे सफ़र की जो होती है थकान लेकिन उत्साही भी कहीं ज़्यादा थी। लोग आदमियों ने महसूस किया था कि मुन्नी बहुत शातिर लड़की है, इसको किसी तरीके से अपनी जाल में फंसाना पड़ेगा। इस बीच एक चाय वाला आता है और चाय लेकर जैसे ही चाय लेकर आता है तो एक लड़का उसी से एक आदमी होता है जो वो पूछता है कि बहन जी चाय पियेंगे? तो मुन्नी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय नहीं पीऊँगी। उसके मना करने के बाद भी वह दोनों लोग 2 कप यहाँ से चाय बल्कि नहीं 3 कप ले लेते हैं और मुन्नी को दे देते हैं। मुन्नी को जैसे देते हैं मुन्नी यहाँ पे चाय पीती है। 6 से 8 मिनट के बाद यहाँ उसके सर में चक्कर आने लगता है और इसके बाद उसका जो होता है वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर के बाद वह अपने कंट्रोल करती से बाहर हो जाती है और उसके होश जो संभालती है ट्रेन बल्कि नहीं एक कार में अपने वहाँ पे मौजूद पाती है। उस कार में 2 पर्सन मौजूद पहले से थे और एक ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी को चला रहा होता है।
जो कार होती है वो अपनी तत्वगत विधियों से डिस्टेंसिंग पर आगे बढ़ रही थी। जैसे ही थोड़ा सा उसको होश मुन्नी को आता है, यह बात उसको समझ में देरी नहीं लगती, क्योंकि वह पढ़ी लिखी लड़की थी। उसको बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि कहीं न कहीं हम किसी बड़े साजिश में फंस चुके हैं। तभी मुन्नी पूछती है कि भैया आप कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं ट्रेन में थी और मुझे यहाँ तक कैसे लाए हो? तब वह उसको जैसे ही वो बोलना प्रारंभ करती है, उसमें एक आदमी उसका पकड़कर मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि चुपचाप इसमें बैठे रहो, अगर यहाँ पे दोबारा कुछ बोली तो मैं तुम्हें मारूंगा भी। और लड़की जो मुन्नी होती है वो समझ जाती है कि डर जाती है। उसका मोबाइल भी वो लोग जो होते हैं छीन कर वहाँ पे स्विच ऑफ कर देते हैं। और उस मोबाइल नंबर का जो होता है कॉल भी अब किसी का नहीं आ रहा था। उसके बाद तुरंत उसके दिमाग में याद आता है कि मेरा पति हमारा वेट कर रहा होगा और हम पति के पास जाकर अब पता नहीं कहीं और जा रहे हैं। और सोचकर वह उसके चेहरे पे की परेशानी हो जाती है और साफ साफ दिख रही होती है कि कहीं ना कहीं बल्कि एक रेड लाइट एरिया में रुकती है जो कार। और रेड लाइट एरिया में कोठे पर रुकती उस लड़की को दो आदमी इस तरह पकड़ के ले जा रहे थे जैसे किसी मरीज को सहारा दे के ले जाया जाता है। इस तरीके से चालाकी से उसे पकड़ कर रखा था ताकि उन लोगों पर किसी को शक न हो। शायद ट्रेन में उतारते समय भी और टैक्सी में लाते समय भी यही तरीका अपनाया होगा। सब कुछ इतना सामान्य दिखाया गया था, आपस के लोग कुछ भी महसूस न कर रहे हो। लड़की बेहोश है। जैसे ही ये अपने वो कोठे पे वहाँ पे पाती है, उस कोठे की जो मालकिन होती है सुजीता ने उसका डिस्कशन होता है, बातचीत हो रहा होता है। कहीं ना कहीं उस लड़की को बेचने की बात होने लगती है और देखती है कि वह कोठे पर है और उसकी जो घबराहट डर बढ़ जाती है। और मालकिन जो होती है जिसका नाम सुजीता होता है, वह आदमी के पास आती है। सुजीता उससे बातचीत शुरू करती है और बातों ही बातों जाहिर हो जाता है कि जो लड़की होती है बेचने की तैयारी चल रही है। लड़की अपनी स्थिति को समझती है और अंदर से टूटने लगती है, लेकिन कोई यहाँ पे नज़र नहीं आता है। कोठे का माहौल सुजीता की चालाकी भरी बातों, चारों ओर अजनबी चेहरे का डर मिलकर लड़की को असहाय बना देते हैं। अब वहाँ से बात वह विरोध भी नहीं कर सकती थी, न वहाँ पे बोल सकती थी, क्योंकि उसका जो डर था कि अगर यह विरोध करेगी तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ अनहोनी न हो जाए। जब पुलिस आ जाए तो हो सकता है उस लड़की को मार दी के फेंक दिया जाए। इस बात को उसको डर कहीं ना कहीं था और इस वजह से वह अपने जो शांत रहती थी और किसी को कुछ बोलने नहीं रहती थी। 1 लाख में वह इसकी बात फिक्स हो जाती है। जब सुजीता वहाँ से दोनों आदमी चले जाते हैं उसको छोड़कर, जो मुन्नी होती है सुजीता को लेकर अंदर जाती है और सुजीता से कहती है कि हमें साजिश के तहत लाया गया है, मुझे छोड़ दो, जाने दो। पहले वो रिक्वेस्ट करती है, उस रिक्वेस्ट का जब कुछ असर नहीं पड़ता है, थोड़ी विरोध करती है, लेकिन जब क्रोध वहाँ पे जब ज़्यादा करने लगती है तो उसे इतना पीटा जाता है कि मुन्नी डर जाती है, सहम जाती है कि हम अब वहाँ से कैसे निकलेंगे। चिंता उसको बार बार सता रही थी। इधर जो राम बाबू 4-5 घंटे वेट करने के बाद जब मुन्नी राम बाबू के पास नहीं पहुँचती है तो राम बाबू डर जाता है और थोड़ी देर खोजबीन करता है। तभी मुन्नी को वहाँ पे उसको नहीं मिली, मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ आ रहा था। राम बाबू एक पुलिस स्टेशन जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट जाकर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा देता है। पटना में वहाँ पुलिस की जो टीम होती है कांटेक्ट करती है और लड़का जो होता है राम बाबू सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है तो वहाँ से पता चलता है कि पटना रेलवे स्टेशन से वह लड़की निकल चुकी थी, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन तक वहाँ पे नहीं पहुंची थी। लास्ट जो कॉल था और राम बाबू से बात हुआ था तो उसमें लास्ट कॉल जो होता है उसका लोकेशन बेंगलोर से 100 से 200 किलोमीटर पीछे था। मतलब उस लड़की को बेंगलोर नहीं पहुंची थी। और इस चीज़ को लोकेशन जो होती है पुलिस डिस्ट्रिक्टेशन जारी रखती है, लेकिन उसके बाद पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिलता है। इस वजह से मुन्नी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। इधर जो कोठे पर मुन्नी को प्रताड़ित किया जाता है, बार बार उसे मारा जाता है और पीटा जाता है। इस बात से विवश किया जाता है कि तुम ग्राहक को सर्विस दो, तुमको बेच दिया गया है, उसके बदले में तुम्हें पैसे दिए हूँ, मैं तुमको यहाँ से छोड़ने वाली नहीं हूँ। मजबूर करके शौक करके जैसे भी तुमको यहाँ पे काम करना है वो करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी पिटाई होगी। मुन्नी चीखती और चिल्लाती है, लेकिन जब वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगती है अपनी आवाज़ को वह
रखने लगती है तो उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया जाता है और कपड़ा डालकर उसको पीटने का काम किया जाता है ताकि वह मजबूर होकर इस काम में इलवाइज हो जाए। और अब बात आती है 18 दिन के बाद एक कस्टमर आता है और उसी कोठे पर डिमांड होता है कि मुझे एक नई लड़की चाहिए। जब बात नई लड़की का आती है जो सुजीता के दिमाग में वह बात आता है क्यों ना वो जो लड़की के रूप में हम मुन्नी को प्रस्तुत करें, और प्रस्तुत हाजिर कर देते हैं और मुन्नी को बुलाया जाता है। इसके बाद कहती है कि तुम्हारे लिए कस्टमर आया है, तुमको जाना है, उसके सामने नखरे मत करना, बात के लिए मजबूर कर दी जाती है और तुम वहाँ पे जाओगी तो तुम्हारे साथ भी वहाँ पे बुरा अंजाम होगा, नहीं जाओगी। तो वह एक अड्डा था और उस अड्डे पे बहुत सारी लड़कियाँ, अन्य लड़कियाँ होती हैं, इस प्रकार के ड्रेस पहनी हुई होती हैं कि उसको देख कर कोई भी एक पुरुष जो होता है उसका मन पिघल जाएगा उसके पहनावे के देखकर। और यह रीति होता है कि अगर किसी को अपनी आकर्षित करना है तो अच्छे से सज धज कर रहना पड़ेगा, जो अक्सर कोठे की लड़कियां ऐसा करती हैं उसको यहाँ पे करवाया जाता है ताकि कस्टमर उसकी ओर आसानी से आ सके। जैसे लड़कियां मुन्नी कस्टमर के पास आती है, कस्टमर अंदर से दरवाज़ा लगाता है और दरवाज़ा लगाने के बाद मुन्नी को बड़े ही सराहनीय निगाह से देखता है। वो मुन्नी रोने लगती है और बोलने लगती है भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं वैसे लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। जिस काम के लिए आप आए हो मेरे साथ गलत काम मत करना, क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ तक 18 दिन से बचाती आ रही हूँ। और जो लड़के उससे बोलती है मेरी एक मदद कर दो, मैं रेड लाइट एरिया में जानने वाला कोई इंसान इतना अच्छा तो होता नहीं है। लेकिन जब वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है तो अपनी बात को रखने लगती है। इस बात को सुनकर वो जो लड़का होता है उसे दया आ जाता है। वो बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर लड़की जो बोलती है कि मेरी कुछ मदद करो, बस हमारी एक बार मेरे पति से बात करवा दो। वह लड़का बोलता है ठीक है। वह लड़का उसी समय अपने मोबाइल फ़ोन से मुन्नी के जो हस्बैंड का नंबर बताती है और वो नंबर को फ़ोन लगाता है। और जैसे ही अपनी पत्नी का वो आवाज़ सुनता है राम बाबू, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बस वह सिर्फ यह पूछता है कि तुम कहाँ हो। और जो लड़की होती है मुन्नी वो रोने लगती है, बोलती है मैं जहाँ हूँ बड़े कष्ट में हूँ, ज़िंदगी मेरी यहाँ पे रिझी हुई है, आज 18 दिन हो गया है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। लोकेशन पूछता है कि तुम बताओ कहाँ पे हो। बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है। अपनी सारी वारदात जो होती है उसके साथ वहाँ पे सारा बात मुन्नी को फ़ोन पे बताती है। और वो सोचने लगता है आखिर अब मुन्नी को वहाँ से कैसे आज़ाद कराया जाए। उसके दिमाग में तब तमाम तरह से वहाँ पे बात चलने लगती है। इसके बाद उसे डर था कि कहीं हम लोग डायरेक्टली जाकर वहाँ से बोलते हैं तो हो सकता है मुन्नी को नुकसान पहुँचा दिया जाए। इसके साथ हुआ हमारे साथ भी उस प्रकार से भी वहाँ पे कोई प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, इन लोग चीज़ों को बचाने के लिए दिमाग में बात आती है क्यों ना हम ग्राहक बन के जाए। उस अड्डे पे पहुँचे या फिर उस कोठे पे पहुँचे, वहाँ पर जो ग्राहक उस कोठे पे पहुँचता है और लड़कियों की डिमांड करता है। कोठे की जो मालकिन होती है सुजीता, वह अलग से लड़कियों को राम बाबू के पास भेजती है। सारे लड़कियों को राम बाबू रिजेक्ट कर जाता है वहाँ पे और बोलता है नहीं आपके पास मेरे मन के मुताबिक कोई लड़की नहीं है। फिर सुजीता चाहती थी कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर आया है तो दूसरी जगह न जाए। कस्टमर को सब लोग भगवान मानते हैं, चाहे वो प्रोफेशन कोई भी हो। सुजीता को लगता है कि अगर बिना सर्विस के यहाँ से चला जाएगा तो शायद दोबारा ना आए। इस वजह से बोलती है रुको एक नई लड़की हमारे पास आई है, मैं उसको बुलाती हूँ। बस इस बात को लेकर वह इंतज़ार कर रहा था और बोलता है हाँ हाँ मुझे नई लड़की की तलाश है, मेरे लिए नई लड़की तुम बुला दो। मुन्नी बुलाती है, मुन्नी को बुलाया जाता है। मुन्नी जब शायद अब वहाँ पे पसंद कर ले, जैसे ही आती है जैसे वो अपने पति के सामने देखती है उसकी नज़र झुक जाती है। और राम बाबू भी इधर इस बात को देखकर कुछ देर के लिए भावुक हो जाता है कि इसके बाद जिस जिस रेट से फिक्स हो जाता है उसको वहाँ पे पैसा देता है सुजाता को। और देने के बाद मुन्नी को लेकर रूम में जाता है। रूम के दरवाज़ा बंद करती है। तुरंत वह अपने पति राम बाबू को लिपट कर रोने लगती है और बोलती है कि राम बाबू अगर आज तुम नहीं आए होते तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती। और कहकर बार बार रोने लगती है।
कहती मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो क्योंकि अब मुझे घुटन हो रही है। राम बाबू बोलता है, थोड़ा सोचता है वहाँ से, बोलता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन जो मालकिन है बहुत ख़तरनाक है, उसके लड़के यहाँ गेट के बाहर खड़े हैं, आसपास घूमते रहते हैं, उन लोगों को पैसा देकर रखती है ताकि कोठे पर किसी प्रकार का दिक्कत न हो। मुन्नी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी उसके दिमाग में एक बात आता है, तुरंत अपने फ़ोन से वहाँ के पुलिस मुख्यालय में इस बात की सूचना देता है। पुलिस पूछती है राम बाबू से कि यह कैसे हुआ है था, और राम बाबू बोलता है कि मेरी पत्नी पटना से सफ़र कर रही थी और इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसकी चाय में नशे की गोली मिला दी जिससे वह बेहोश हो गई थी, और इसके बाद उन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे एक रेड लाइट एरिया के कोठे पर बेच दिया। जब मुझे घटना की भनक लगी तो यहाँ से आकर देखा तो यह बात सही निकली। पुलिस को यह बात सुनते ही उसके बिना देरी किए पुलिस मुख्यालय फ़ोन करके पूरी सीनियर ऑफिसर से बात होती है, और उसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करने के लिए टीम तैयार करती है। 2-3 घंटे के बाद पुलिस टीम उस रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है। अपार्टमेंट को घेर लिया जाता है वहां से, और गोरख धंधा जो चल रहा था पुलिस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और ऑपरेशन में पुलिस ने सुजाता नाम की जो औरत को गिरफ्तार किया। इस काम की सराहना थी कि वो वहाँ पे मौजूद करीब 50 से 60 लड़कियों को आज़ाद करवाया, और इस घटना से राम बाबू की पत्नी के साथ कई मासूम लड़कियों को भी यहाँ पे नर्क से मुक्ति मिल गई। और इस बहादुरी से तेज़ी से कार्रवाई और इस तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस घटना को आपको बताने का मेरा मुख्य मकसद आपको सतर्क करना और जागरूक करना है। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का जो चीज़ ना लें, केवल खाना पीना बल्कि उस चीज़ को छूने से भी बचें। यह ज़रा सा भी लापरवाही आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है। राम बाबू ने जिस समझदारी से हिम्मत अपनी पत्नी को बचाया वह सच में काबिलिए तारीफ़ है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वह इतनी जल्द घटना को समझ ही नहीं पाता और इस पर यकीन नहीं कर पाता। उसकी पत्नी अभी सुरक्षित है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा पूरा ध्यान रखें। याद रहे कि थोड़ा सा भी ध्यान आपको और जागरूकता आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। सुरक्षित यात्रा करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।